बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं राना उज़ैर, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और जो मुल्क के मामलात हैं उन पे बड़ी गहरी नजर रखते हैं। राना साहब, वेलकम टू माय शो। बहुत शुक्रिया रसीद, थैंक यू फॉर हैविंग मी। राना साहब, आपने आज एक वीलॉग किया है, उसके अंदर आपने खबर दी कि इस वक्त बैकडोर रवाबित चल रहे हैं और शायद आसिम मुनीर साहब का इमरान खान साहब से कोई राब्ता भी हुआ है और साथ ही साथ असम्बलियां जो है वो भी तहलील करने का एक ऑप्शन है। आप मुल्क को किस समत में जाता है इस वक्त देख रहे हैं, खास तौर पे नए आर्मी चीफ के आने के बाद? ठीक हो गया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि नया दौर शुरू हुआ है और नई इस्टेब्लिशमेंट आई है। और जो अगर मैं आपको खुलकर बताऊं तो रजीम भाई, मामला ये है कि इस वक्त जो नए आर्मी चीफ हैं उन्होंने जनाब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी पर अमल करने की हिदायत जारी कर दी है, नंबर 1। दूसरा, उन्होंने कहा कि जनाब जो ISPR का मीडिया विंग है मुबैना तौर पर उनको इमरान खान के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा किया जाता था बाजवा साहब के दौर में, अब आपने देखा कि बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई और बहुत सारे जो है वहां उनकी जानिब से, उनकी मीडिया विंग की जानिब से इमरान खान के खिलाफ स्टेटमेंट्स भी आती रही और बहुत सारी चीजें जो है वो सर्कुलेट होती थी सोशल मीडिया पर कि जनाब फौज में बड़ा गम गुस्सा है या एस्टेब्लिशमेंट में बड़ा गम गुस्सा है। तो वो सब कुछ चीजें जो है वो रोक दी गई हैं। और आज कल भी खान साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जनाब मैंने जो है ना वो नए आर्मी चीफ को एक पैगाम पहुंचाया कि मेरी आपसे कोई लड़ाई नहीं है, पाक फौज से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, फौज हमारी है और नए आर्मी चीफ से भी मेरी कोई लड़ाई नहीं। तो ये दोनों जानिब से ये चीजें आना कि एक तरफ तो एस्टैब्लिशमेंट भी बैकफुट पर चले गई है और खान साहब ने भी कहा कि जनाब मेरी पार्टी से कोई बंदा भी आप एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से, उनके फर्द के हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, एक चीज। और दूसरा आपने देखना है कि जनरल आसिम मुनीर ने एक तो अपना जो सही मानों के अंदर अपना पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को कम किया है और उन्होंने कल जनाब कुछ LOC के दौरे किए हैं और वो जो इशारे दिए गए हैं क्योंकि जनरल बाजवा के दौर में भारत जो है उसने पाकिस्तान के खिलाफ कुछ स्टेटमेंट्स दी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी एस्टेब्लिशमेंट भी उस वक्त पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात के अंदर फंसी हुई थी और फिर पाकिस्तान में आपने देखा कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो क्या पता बाजवा साहब ने उसकी जहमत में आकर जनाब की जहमत ही ना की हो उस मामले में आकर के वो उनका जो है वो जवाब दें कि वो इतने बिजी थे यहाँ के ऊपर। और अगर बिजी थे और ISPR प्रेस रिलीज इधर तो दे रहा था खान साहब के खिलाफ, लेकिन भारत के खिलाफ उस वक्त नहीं आई थी। तो नए आर्मी चीफ का आना और कल उन्होंने जो ISPR का पहला जो सॉरी LOC का पहला विजिट किया है, तो वो बड़ा प्यारा बड़ा इशारा है और वो पॉजिटिविटी आपने देखनी है कि जनाब वो मशरिकी सरहदों की उनकी पहली प्रायोरिटी है। और जो वहां से और अफगानिस्तान के अंदर भी आपने देखा कि हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनके ऊपर हमला हुआ, तो वो पहली प्रायोरिटीज हमारी वो बन चुकी हैं, ना कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स के अंदर गंद घोला गया है और जो एस्टेब्लिशमेंट ने अपनी जनाब सियासत के अंदर अमल दखल करके रजीम चेंज ऑपरेशन करके अब ये बैकफुट पर चली गई सारी चीजें और ये बैक डोर्स के ऊपर जो वाबित हो रहे हैं। मैं आपके ये चैनल के तवज्जुह से यहाँ पर आपको बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे देता हूँ कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी शख्सियत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल होने जा रही है क्योंकि आशीर्वाद जो है उठ गया है। साहब, आज एक दोस्त ने खबर दी थी, वो बता रहे थे कि कल ही वो शख्सियत शायद जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने जा रही है। आप क्या ये बता सकते हैं कि वो शख्सियत कौन है? देखिए, बताया ये जा रहा है जराये की जानिब से कि जनाब वो इस कदर ताकतवर हैं और वो उनके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं और अगर वो आगे अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उन्हें ज्वाइन कर ले तो वो वफाकी हुकूमत जो है वो उनको कोई मायका लाल नहीं है जो वफाकी हुकूमत को कहने से रोक ले और फिर ये हुकूमत जो है उसका धड़म तख्ता हो जाएगा अगर वो शख्सियत आ जाती है जो बता रहे हैं। तो लेट्स सी कि कौन हो सकती है क्योंकि चौधरी एतजाज एहसन के बारे में भी खबरें आ रही थी, लेकिन उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी थी एतजाज एहसन साहब ने कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं छोड़ रहे। और दूसरा ये कि जनाब मुस्तफा नवाज खोखर की बातें चली थी, तो अब लेट्स सी के कौन सा बड़ा नाम आता है, लेकिन बड़ा नाम बताया जा रहा है वो तो आने वाले वक्त ही बताएगा, कल बताएंगे। अच्छा राजा साहब, नए आर्मी चीफ आए हैं और बाजवा डॉक्ट्राइन खत्म हुई, यासिम डॉक्ट्राइन शुरू हुई और इस सारे सिनेरियो के अंदर हमें ये सुनने को मिला कि अब तमाम चीजें नई देखने को मिलेंगी। लेकिन नई एस्टेब्लिशमेंट के आने के बावजूद आजम स्वाति के चले केसेस आखिरी दिनों में हुए थे, बाजवा साहब की जो मुद्दत थी मुलाजमत की उसके अंदर
लेकिन अब गिल साहब के हवाले से एक बलूचिस्तान के अंदर FIR करवा दी गई और उन्हें भी बुलावा आ गया। क्या वाकई डॉक्ट्राइन चेंज हो गई है? पुरानी डॉक्ट्राइन के ऊपर ही एक नया टाइटल दे दिया गया? मैं आपको यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये समझना। मैं आप ऑडियंस से भी यहाँ पे गुजारिश करूंगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ज्यादा देखते हैं और इस वक्त वो गुस्से के अंदर भी हैं, तो उनके लिए समझना बड़ा जरूरी बन चुका है। क्योंकि देखें, अब नई इस्टेब्लिशमेंट आई है और आपको भी पता है रजीम, इंपोर्टेड हुकूमत जो है वो ये हर तरह से हर मुमकिन कोशिश कर रही है कि इमरान खान को और नई इस्टेब्लिशमेंट को आपस में लड़वाया जाए। एक चीज ये, और दूसरा आपने देखना है कि मोनिस सलाई जो है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी कि जनरल बाजवा के कहने पर काफ लीग ने जनाब इमरान खान का साथ दिया। अब यहाँ पर फिर राणा सनाउल्लाह साहब जो है पाक फौज से वजाहत मांग रहे हैं कि पाक फौज हमें वजाहत दे। ओ भाई, आसिम मुनीर जो है वो अभी अपॉइंट हुए हैं, वो न्यूली अपॉइंट आर्मी चीफ हैं, उनकी इस्टेब्लिशमेंट ने ये इंटरफेरेंस नहीं की। एक चीज ये होगी, और वो बाजवा साहब ने इंटरफेरेंस की थी और वो मोनिस सलाई इसका एतराफ कर रही है, तो जनाब आप बाजवा साहब से जो है वो जवाब मांगे। आप पाक फौज से जवाब नहीं मांग सकते, क्योंकि अब ISPR जो है वो जनरल बाजवा का स्पोक पर्सन नहीं रहा जो पहले हुआ करता था। अब ISPR जो है वो जनाब जनरल आसिम मुनीर की पॉलिसी स्टेटमेंट्स या उनके हवाले से प्रेस रिलीज देगा, तो आप पाक फौज से जवाब नहीं मांग सकते, आपने बाजवा साहब से जवाब मांगना। एक चीज ये, और दूसरा आपने कहा कि जो आजम स्वाति गिरफ्तार हुए और शहबाज गिल को भी बुलावा आ चुका है, उनका FIR दर्ज हो गई है और कहा जा रहा है कि अगर वो वहां पर पेश नहीं होते तो बलूचिस्तान पुलिस जो है वो वारंट लेकर उनको गिरफ्तार कर लेगी। आपने ये समझना है कि इमरान रियाज ने भी ये खबर दी थी और ये खबरें चल रही थी, हम भी अपने ब्लॉग्स के जरिए बता रहे थे लोगों को कि आइंदा आने वाले दिनों में शिकंजे तंग होंगे लोगों के खिलाफ, और आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, कुछ सहाफियों को गिरफ्तार किया जाएगा और इमरान खान को मजबूर किया जाएगा कि खान साहब जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कुछ बोले, उनके लोग कुछ बोलें। अब ये नई इस्टेब्लिशमेंट नहीं करवा रही, अपनी बात से समझना है, और वो नहीं चाहती नई इस्टेब्लिशमेंट के जो हाल बाजवा साहब तो आखिर के अंदर हो गया है वो हमारा शुरू के अंदर हो जाए, क्योंकि स्टार्ट है तो वो स्टार्ट अच्छा करना चाहेंगे और वो लंबी इनिंग खेलेंगे। तो ये हुकूमत जो है वो ये दिल खराब जो ये वाकयात करवा रही है, तो ये वाकयात इसी वजह से करवाए जा रहे हैं कि खान साहब और फौज की आपस में लड़ाई हो जाए। लेकिन इमरान खान बड़े चलाक हैं, उन्होंने नैले पतैला माना है कि मेरी कोई भी पार्टी का कोई भी शख्स जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई भी किसी भी किस्म का बयान नहीं देगा, चाहे मीडिया जोर लगा ले, जो मर्जी कर लें, आपने इससे गुरेज करना है। जी अच्छा राणा साहब, एक और चीज यहाँ पे, क्योंकि इस वक्त असम्बलियां तहरील करने का ही मौजू हर तरफ जो है वो जेर बहस है, तो आपको क्या लगता है कि असम्बलियां तहरील करने की नौबत आएगी या उससे पहले ही जो है वो मुल्क जनरल इलेक्शन के अंदर चला जाएगा? क्योंकि मैंने भी आज एक खबर दी थी कि जो मर्जी हो जाए, मार्च का महीना जो है वो इलेक्शंस का महीना तो है ही है। बिल्कुल, देखें जब ये नए आर्मी चीफ की तैनाती से पहले और 3-4 माह पहले जब एक्सटेंशन की बातें चल रही थी बाजवा साहब की, तो उस वक्त भी मैंने ये बताया था कि पिंडी प्लान तो यही है, जितना मर्जी जोर लगा लें। पहले बताया जा रहा था कि जनाब अक्टूबर के अंदर इलेक्शन हो जाएंगे, नवंबर में हो जाएंगे, लेकिन पिंडी प्लान यही था कि मार्च अप्रैल के अंदर इलेक्शन करवाने से पहले इलेक्शन नहीं हो सकते। ये कैटेगोरिकली चीजें क्रिस्टल क्लियर थी। लेकिन अब आपने ये देखना है कि जो असेंबलियां तहरील करने का मामला, खान साहब ने कहा है कि अगर मार्च के अंदर इलेक्शन हो जाते हैं तो ठीक है, वरना वो असेंबलियां जो है डिसॉल्व कर देंगे। अब आपने यहाँ पर दो चीजें देखनी है कि देखें, अगर खान साहब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं और पंजाब की और KPK में ये 60 दिनों के अंदर इलेक्शंस करवा देते हैं, तो डेफिनेटली खान साहब ने वहां पर जीतना है। और रिपोर्ट्स भी हैं, सर्वेस भी आ रहे हैं, और इस्टेब्लिशमेंट आउट ऑफ द वे जाकर वहां पर आवाम के मूंगों पर उस तरह नहीं फेरेगी, ठीक है, और वो इस्टेब्लिशमेंट उस तरह से इंटरफेरेंस नहीं करेगी, और ये ब्लेटेंट इंटरफेरेंस भी नहीं हो सकती कि वो बस एक ही पार्टी को सपोर्ट कर दें और ये सारा मामला हो जाए। तो खान साहब जीतेंगे, वो पंजाब के अंदर वापस आएंगे और वो KPK में भी वापस आएंगे और अगले 5 साल के लिए वो इलेक्ट हो जाएंगे। तो फिर वफाक की हुकूमत के ऊपर जनाब फिर वो सारा दंगल होगा और फिर इनकी लड़ाइयां चलेंगी। तो पंजाब के अंदर जब इलेक्शन वफाक में जब इलेक्शन होगा तो डेफिनेटली खान साहब के पास पंजाब की हुकूमत भी होगी और KPK की हुकूमत होगी, तो वफाक के अंदर भी वो जीतने की पोजीशन में आ जाएंगे। और रही बात सिंध की, अब सिंध भी इनके हाथ से निकलता हुआ नजर आ रहा है। कल खान साहब ने कहा है कि अब मैं जरदारी को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं वहां पर आ रहा हूँ और मैं जरदारी माफिया से सिंध को जनाब जो है वो आजाद करवाऊंगा। तो सिंध भी इनके हाथों से निकलता हुआ नजर आ रहा। अगर ये असेंबलियां डिसॉल्व खान साहब ने कर दी और जनरल इलेक्शन की तरफ बात ना गई, तो ये इनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जनरल इलेक्शन करवा दें असेंबलियां तहरीर होने से पहले, तो फिर खान साहब को टफ टाइम दे पाएंगे। मुख्तलिफ सूबों के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में, सिंध में, पंजाब में, KPK में खान साहब जो है वो
वहां पर अपना टाइम देने से थोड़ा सा जाहिर है वो फिर उनके लिए मुश्किलात होंगी, तो वहां पर तो टफ टाइम मिल सकता है। लेकिन अब 2 सूबे होंगे तो खान साहब लंदा फेर के रख देंगे इनके ऊपर। अच्छा, मुख्तसर सा जवाब आपसे चाहूंगा इस सवाल के ऊपर कि मईशत का कहा जा रहा है कि मुल्क दिवाली होने की तरफ जा रहा है और शायद अब तनख्वाहों के पैसे भी बचे। सरकारी मुलाजमीन में सदाकत है या सिर्फ हवा बनाई जा रही है? देखिए, मैं कल रिपोर्ट पढ़ रहा था, एक जापान का एक इदारा है, तो उसने पॉइंट्स बताए कि जब 100% पॉइंट्स हो जाएं तो पाकिस्तान जो है वो कोई भी मुल्क जो है वो बड़े खतरात वो उसमें मंडलाना शुरू हो जाते हैं कि उसकी मैशत जो है वो दिवालिया होने के करीब है। तो पाकिस्तान जो है वो 120 पॉइंट से भी ज्यादा तजावुज कर चुका है। पाकिस्तान की मैशत जो है वो बिल्कुल एज के ऊपर खड़ी हुई है। और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट्स हैं कि पाकिस्तान जो है उसमें गैर मुल्की सरमायाकारी में 52% कमी आई है। और दूसरा आपने ये देखना है कि जापान की रिपोर्ट्स के अलावा इंडिपेंडेंट इदारा है उसने भी रिपोर्ट्स दी हैं और पाकिस्तान के पास दिसंबर में पेट्रोल खरीदने के भी पैसे नहीं है। और मिफ्ता इस्माइल, इसहाक डार, इन दोनों की आपस में लड़ाइयां चल रही हैं और यहाँ तक कि वज़ीर खजाना भी इस बात की तस्दीक कर चुकी हैं कि IMF जो है वो हमें किस्त नहीं देगा। जब तक टैक्सेस नहीं बढ़ाए जाएंगे IMF किस्त नहीं देगा। टैक्सेस बढ़ाएंगे, महंगाई का बोझ आवाम के ऊपर आएगा और फिर ये मजीद गंदे होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आइंदा आने वाले दिनों में जो अगला बजट है वो ये हुकूमत पेश कर पाएगी और ये पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल किनारे के ऊपर है। और मुझे तो ऐसा लगता है रजीम भाई की जैसे हमें बता नहीं रहे और पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट हो चुका है, अल्लाह ना करे ऐसा हो। अब मेरे मुंह में खाक, लेकिन अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। लेकिन ये जो हालात हैं, ये जो रिपोर्ट्स हम पढ़ रहे हैं, इससे तो वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान के पास जनाब जो ज़र मुआदला के ज़खायर हैं, जो खालिस इस वक्त पाकिस्तान में डॉलर्स पड़े हैं, वो जनाब 6 अरब 80 करोड़ के करीब करीब पड़े हैं। और यही श्रीलंका की सूरत हाल थी, वो कोई 3-4 हफ्तों में जनाब वो डिफॉल्ट कर गई थी उनकी जो इकोनॉमी है। तो पाकिस्तान की भी सूरत हाल बनती नजर आ रही है। अच्छा राना साहब, सियासी गुफ्तगू बड़ी कर ली, एक आपसे थोड़ा पर्सनल सवाल है कि आप जहाँ पे रहते हैं बिल्कुल साथ पिंडी स्टेडियम है और आज वहां पे जो है वो एक क्रिकेट मैच चल रहा था इंग्लैंड पाकिस्तान का और एक शख्स तो गुमनामी में जाना था वो अचानक से स्टेडियम पहुंच गया था मैच देखने की। मुलाकात हुई है, कोई टाकरा शाकरा वो? नहीं नहीं, देखें बाजवा साहब जो है वो बिल्कुल हमारे अकब में ही रहते आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, एक तो वहां पे सिक्योरिटी बड़ी टाइट थी। अब आपने 2-3 चीजें समझनी है कि एक ये जो कुछ स्पेकुलेशन थी सोशल मीडिया पर कि बाजवा साहब जो है वो यूरोप चले गए, कुछ कह रहे थे बेल्जियम भी चले गए हैं। तो ना वो बेल्जियम के हैं, ना वो यूरोप के हैं, ना वो दुबई के हैं। तो बाजवा साहब पिंडी के अंदर ही मौजूद हैं। और आज वो तो गुमनामी की जिंदगी तो वो नहीं जिएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये नजर सेठी ने भी कहा कि इमरान खान ने ना इनको अवाम के अंदर जाने का छोड़ा नहीं है जो इनका हाल कर दिया बाजवा साहब का जो रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद। तो यहाँ पर मैं उनको देख रहा था कि ये वहां पर नहीं गए जहां पर अवाम जो है वो बैठकर या तमाशाई बैठकर मैच देख रहे थे, क्योंकि उनको डर था कि नारे लग गए और मेरी तो इज्जत यहाँ पर लाफा करके रख देनी है, जो हम पंजाबी में कहते हैं, यानी कि जई फिर के रख देनी है अवाम ने हमारी। तो वो फिर बस आए हैं और चले गए, बस दिखाना था, मीडिया को दिखाना था कि बाजवा साहब यहाँ पर मौजूद है। लेकिन बस लेकिन हम तो ये देख पाए, बस आए और चले गए हैं। सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट थी। सब इंशाल्लाह आपसे वक्त लेते रहेंगे। बस आज का आखिरी सवाल, क्योंकि काफी लंबा प्रोग्राम हो रहा है, इस्लामाबाद पिंडी में रहते हैं और हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं, रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ डट के आप खड़े रहे, कैसे मैनेज कर लेते हैं? देखिए, 22 साल मेरी उम्र है और 22 साल नौजवान सहाफी, और मैं रजीम भाई यकीन करें, मैंने उन लोगों के भी नाम लिए और नाम लेके बताया है। जब खान साहब पर भी कातलाना हमला हुआ, अरशद शरीफ शहीद पर भी कातलाना हमला हुआ, मैंने ग्राउंड्स के ऊपर भी रिपोर्टिंग्स की, अरशद शरीफ घर पे भी गया, वहां पर भी रिपोर्टिंग्स की। तो मैंने नाम लिए जिनका नाम लेने से इनकी टांगे कांपती हैं, चाहे वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ कुछ लोग हो, मैं बड़ा न्यूट्रली आपको बता रहा हूँ, चाहे कोई भी हो। तो मैंने नाम भी लिए, मैंने जी माजरत, आप उनमें से हैं जिनके बारे में कहा जाता था कि बम है, किसी भी वक्त फूट सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं तो बस यही था, और मैनेज करना भी मुश्किल है। और आजकल आपको मैं बता दूं कि ये अब मेरे चैनल के पीछे पड़ गए और चैनल्स पर लगातार स्ट्राइक्स और यूट्यूब पर कंप्लेन कर रहे हैं कि जनाब
मैं पता नहीं कोई रियासत के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया हूँ, तो इसका चैनल बंद कर दें। तो रिस्ट्रिक्शंस कर रहे हैं, मेरी वीडियोस को रोका जा रहा है, व्यूज रोके जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर करेगा। डायरेक्ट तो हमने नहीं कर पा रहे अभी तक, तो बस फोन कॉल तक ही महदूद है। खैर देखी जाएगी जो इन्होंने करना है। अल्लाह ताला पाकिस्तान की हिफाजत करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान। ये भी क्योंकि फौज है तो पाकिस्तान है, ये भी हमने समझना है कि फौज है तो पाकिस्तान। तो जिस्म एक जान है, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि दोनों एक दूसरे के बगैर जो है वो नामुकम्मल है। बस छोटा सा डिफरेंस फासला आया हुआ है दोनों के अंदर, जो चंद इकदाम से जो है वो खत्म हो सकते हैं और दोबारा वही पहले जैसे मामला आज। देखिए हम तो आपके वक्त का बहुत आप दहशत करते हैं ना, हम दहशत करते हैं नजीब भाई। हम तो अल्लाह ताला के फजलो करम से पाक फौज के साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। लेकिन कुछ इंडिविजुअल से जिनके साथ हमारा मसला था, हम सिर्फ उनसे सवाल पूछते थे। और अरशद शरीफ का सवाल आज भी स्टैंड कर रहा है, वो कौन था, वो चला गया दुनिया से, सवाल आज भी जिंदा है, वो कौन था। और ये हमेशा जिंदा रहेगा कि वो कौन था। बिल्कुल हमेशा जिंदा रहेगा। वो तो चला गया जाने वाला, लेकिन उसने सवाल जिंदा छोड़ दिया अपना। बिल्कुल ऐसे ही है। राना साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन हमारे साथ राना उज़ैर साहब मौजूद और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। इस व्लॉग से मुझे इजाजत दीजिए। आप तमाम लोगों को और इस वक्त पाकिस्तान का अल्लाह हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।